Hello everyone, welcome back to GM Academy. Today we are going to take two different papers, थर्ड एंड फोर्थ, और इनके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पेपर टेस्ट नंबर 3 का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर दैट हैज़ द हाईएस्ट स्वीटनेस वैल्यू इन कंपैरिजन टू केन शुगर इज। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि सुक्रोज या केन शुगर अपन कमर्शियल नेम यूज़ करते हैं जब अपन ह्यूमन बॉडी में सुक्रोज को डिटरमाइन करते हैं। तो इसका यदि स्वीटनेस लेवल, यदि इसमें मीठापन यदि अपन मान लें रेफरेंस के तौर पर 1 है, तो सुक्रालोज कितना होगा? सुक्रालोज जो होगा वो होगा 600 टाइम्स देन केन शुगर, यदि इसकी अपन स्वीटनेस चेक करें तो। इसके बाद यदि एस्पार्टेम देखें तो वो कितना टाइम्स होगा? 180 to 250 टाइम्स। फिर सैक्रिन का कंपैरिजन करें तो ये होगा 300 to 500 टाइम्स। फिर एलिटेम जो होगा वो होगा 2000 टाइम्स। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हाईएस्ट स्वीटनेस लेवल किस में होगा? तो हाईएस्ट स्वीटनेस लेवल जो यहाँ पे हो रहा है वो किस में हो रहा है? एलिटेम में। एलिटेम जो होता है वो 2000 टाइम्स किसके होगा? केन शुगर के। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। अब यहाँ पर आप देखिए कि ट्रिपल बॉन्ड जो दिया हुआ है वो फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको मिनिमम लोकेन मिलना चाहिए, इसलिए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। 4 और 5 पे क्या आ रहे? मिथाइल ग्रुप आ रहे, और सेम ग्रुप है इसलिए 4 5 डाई आ जाएगा वर्ड, क्योंकि 2 है ग्रुप डाई मिथाइल। अब पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, दैट मीन्स हेक्स वर्ड रूट आ जाएगा। 2 पे आ रहा है आइन, हेक्स 2 आइन। तो इस तरह से अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 4 5 डाई मिथाइल 2 हेक्साइन। हेक्स 2 आइन को आप 2 हेक्साइन में लिख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा गया है कि एलिजरीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो एलिजरीन का जो फॉर्मूला होता है वो ये दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूला का यदि आप नेम लिखते हैं तो ये है 1,2 डाई हाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन। ठीक है, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन। तो ये क्या है? एलिजरीन जो है वो एक एंथ्राक्विनोन डाई है। इसका यूज़ किस में करते हैं? इसका टेक्सटाइल फैब्रिक्स को डाइंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। और सिंपली क्या कर रहा है? सिंपली एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे फैब्रिक है और एल्यूमिनियम वहाँ पर है, तो उसके साथ में कौन सा कलर देगा? ये रेड कलर देगा। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन बन रहा है अपने पास, जो डाइंग करने के बाद में अपने पास कलर आएगा वो क्या आएगा? रेड कलर आएगा। इसी तरह से यदि यहाँ पर बेरियम होता तो कौन सा कलर आता? ब्लू कलर आता। तो अपने को पूछा गया है कि एलिजरीन किसका एग्जाम्पल है? एलिजरीन एग्जाम्पल है एंथ्राक्विनोन डाई का। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जब न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड फिनॉल के साथ में रिएक्शन करे तो कौन सा कलर देगा? यहाँ पर फेरिक क्लोराइड देगा। ये फिनॉल के डिटेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जब फिनॉल जो है FeCl3 के साथ में रिएक्ट करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जो कॉम्प्लेक्स किस कलर का होगा? वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स होगा। हमें वॉयलेट कलर सॉल्यूशन में मिल जाएगा, जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वहाँ पर फिनॉल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो है सी। ठीक है, नेक्स्ट है, अरेंज द कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, तो आपको क्या करना है? सिंपली H को रिमूव करना है। H को रिमूव करके एनाइन बनेगा, यहाँ पर भी एनाइन बनेगा, यहाँ पर भी H को रिमूव करेंगे तो एनाइन बनेगा, यहाँ पर भी रिमूव करेंगे तो एनाइन बनेगा। अब देखिए जो एनाइन बन रहा है वो सल्फर पे नेगेटिव आ रहा है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा, तो एनाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी? वो भी इंक्रीज होगी। तो अपन यदि स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन के ऑर्डर लिखें तो इसमें ऑर्डर में सबसे ज़्यादा किस में आएगा? ये पहला और दूसरा आएगा। अब पहले और दूसरे में कौन सा पहला आएगा ये चेक करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि Cl CH2 CH2 S- एक ये है, इसके बाद में क्या है? CH CH2 फिर S-। यहाँ पे 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो क्लोरीन क्या है? -I ग्रुप है। तो एनाइन स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? -I के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है +I के। ठीक है, कि -I ग्रुप ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन -I जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। दैट मीन्स सेकंड जो होगा वो फर्स्ट से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर ऑर्डर देखें अपन तो सेकंड किससे ज़्यादा होगा? फर्स्ट से। ठीक है, सल्फर की दोनों सबसे ज़्यादा होंगे। फिर अब यहाँ पर देखें कि ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी आप देखिए तो यहाँ पर क्लोरीन -I ग्रुप है
फोर्थ में कोई भी माइनस आई ग्रुप नहीं है, उल्टा ये प्लस आई ग्रुप है जो कि डिस्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, 3 और 4 में, 3 और 4 में हो जाएगा 3, यानी यहाँ पर थर्ड आ जाएगा, फिर आ जाएगा सबसे लास्ट में 4। यही हमारा जो ऑर्डर है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का, यही ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो इस तरह से अपन देखें कि इस तरह से ऑर्डर हमारे पास कौन सा दिया हुआ है कि सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया कैन बी डिटेक्टेड बाय, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो बेनेडिक्ट टेस्ट है इसका यूज़ कब करते हैं अपन, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स के लिए इसका यूज़ होता है। मोलिस रिएजेंट किसके लिए यूज़ होगा, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स में ऐड कर देंगे तो अपने ब्राउन पीपीटी मिलता है। एनहाइड्रीन किसके लिए यूज़ होता है, एमिनो एसिड्स के लिए, एमिनो एसिड्स के लिए। तो ये तीनों के तीनों ही यूरिया के डिटेक्शन के लिए यूज़ नहीं होते हैं। अपने पास जो यूज़ होता है वो कौन सा होता है, बाईयूरेट टेस्ट। बाईयूरेट टेस्ट में क्या होता है, बाईयूरेट टेस्ट में जो यूरिया होता है, जैसे ही आप यूरिया को हीट करते हैं ये क्या बना लेता है, बाईयूरेट, और बाईयूरेट को आप किस में डिजोल्व करेंगे, CuSO4 प्लस NaOH में, तो आपके पास में क्या कलर आ जाएगा, वॉयलेट कलर आ जाएगा, जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यूरिया फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। बाईयूरेट का फॉर्मूला आप यदि जानना चाहें तो बाईयूरेट का फॉर्मूला होता है ये NHCO NH2 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो NH2, NH से दोनों तरफ ये जुड़ा हुआ है, ये बाईयूरेट है। जैसे यहाँ CuSO4 के इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो कॉम्प्लेक्स किस कलर का होगा, वॉयलेट कलर का। ये आपका कंप्लीट बाईयूरेट टेस्ट है। तो यूरिया डिटेक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, बाईयूरेट टेस्ट। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which reagent can convert acetic acid into ethanol? That means CH3 COOH, हमारे पास इसके साथ क्या बनाना है, C2H5OH, एसिड से एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। तो ये सोडियम प्लस एल्कोहल है, ये क्या है, बुवेल्ट-ब्लांक रिडक्शन है। इसमें एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं होती। जैसे आप इसकी रिएक्शन कराएंगे यानी CH3 COOH पे सोडियम प्लस इथेनॉल C2H5OH एल्कोहल के फॉर्म में लेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ऐसे ही सिमिलरली H2PT के साथ में भी हाइड्रोजनेशन में भी नहीं होती। हाइड्रोजनेशन जो होता है H2PT वो किसके साथ रिएक्शन करता है, ओनली RCOCl के साथ। एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स के साथ किसी के साथ भी हाइड्रोजनेशन नहीं करेगा, ये किसी ओनली रिड्यूस करेगा एसिड हैलाइड को। एसिड हैलाइड को रिड्यूस करके क्या बना लेता है, RCH2OH। बाकी किसी भी एसिड और एसिड डेरिवेटिव के साथ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं होगी। सिमिलरली यदि आप एसिडिक एसिड की टिन प्लस HCl के साथ भी रिएक्शन कराएंगे तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो अपने पास इस कन्वर्जन के लिए जो रिक्वायर्ड रिड्यूसिंग एजेंट है वो ओनली होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या कन्वर्ट करता है, हर एक एसिड को कन्वर्ट कर देता है एल्कोहल में। तो यहाँ पे 2 कार्बन का एसिड है तो 2 ही कार्बन का एल्कोहल मिलेगा। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मिक एसिड इज ऑब्टेन, तो फॉर्मिक एसिड क्या होता है, एक कार्बन का एसिड यानी HCOOH ये होता है। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड विद कंसंट्रेट H2SO4। तो कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CA O C डबल बॉन्ड O CH3। जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या रिमूव होगा, CaCO3। CaCO3 कौन सा रिमूव होता है, ये रिमूव होता है। और क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, एसिटिक एसिड नहीं बन रहा। कैल्शियम फॉर्मेट इज हीटेड विद कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम फॉर्मेट आप ये देखें फॉर्मिक एसिड से बनेगा, दैट मीन्स HC डबल बॉन्ड O CA। अब यहाँ पर कैल्शियम फॉर्मेट है, एक तो ये यहाँ पे O C डबल बॉन्ड H, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CA CH3, ठीक है। तो इन सब में जैसे आप हीट करेंगे CO3 निकलेंगी, बट इन सब में क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट भी बनेगा, ठीक है। एक प्रोडक्ट क्या बन गया, HCHO बन गया, यहाँ पे HC डबल बॉन्ड हो। एक क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड हो, CH3CO CH3। और एक क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर H।
यानी CH3 C डबल बॉन्ड O H या HC डबल बॉन्ड O CH3 सेम ही चीज़ हो जाएगी। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट भी बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर B ये प्रोडक्ट नहीं बन रहा, तो B भी अपना आंसर नहीं होगा। सी में देखते हैं, ग्लिसरॉल इज हीटेड विद ऑक्जेलिक एसिड एट 373 केल्विन। तो हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH, ये है ऑक्जेलिक एसिड। हीट कर रहे हैं आप इन प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है। जब भी आप किसी भी हीट करेंगे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो यहाँ पर बीटा पोजीशन पे यहाँ पर क्या होगा? हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ये रिलीज होगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन होती है? ये डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई और अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ पे? फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट तो सी ऑप्शन अपना होगा। डी ऑप्शन देख लेते हैं, एसिटल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड विद। अब जब एसिटल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराएंगे आप, यहाँ पर एसिटल्डिहाइड है, इसका आप K2Cr2O7 से ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा? CH3 C डबल OH। ये क्या बनेगा? एसिटिक एसिड, ना कि फॉर्मिक एसिड। तो डी ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। कि ओनली सी ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्या हो रहा है? ऑक्जेलिक एसिड को जैसे आप हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर 30 क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं इन Hg2+। ये जो रिएक्शन है कुछ लोग रिएक्शन है, यहाँ पर क्या होता है? इनिशियली ये अल्काइन इस पर अटैक करता है, एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर CH3 ये बन जाएगा Hg2+, फिर H2O का अटैक होगा। अब H2O का अटैक कहाँ होगा? जहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, तो यहाँ पर प्लस बनाइए और यहाँ पर प्लस बनाइए। तो यहाँ पर जो प्लस बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबिलिटी होगी, इसलिए अटैक कहाँ पे करेगा? इसी कार्बन पे करेगा और यहाँ से ये बॉन्ड रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा PHC, यहाँ पर O, ये OH2+, डबल बॉन्ड C, ये Hg2+ था तो Hg+ पे आ जाएगा, फिर CH3। तो बाकी HSO4- से क्या करेंगे? आप बेस जो बचा है H2SO4 में उसको H+ को भी रिमूव कर देंगे और ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा और Hg+ भी अपने पास रिमूव हो जाएगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा ये OH डबल बॉन्ड C CH3। ये क्या है? इनॉल फॉर्म है। इनॉल फॉर्म में टोटोमेरिज्म कराएंगे। टोटोमेरिज्म में क्या होगा? ये बैक आएगा और यहाँ पर इस तरह से, तो क्या हो जाएगा? PHC डबल बॉन्ड O CH2CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करिए, इस तरह से देखिए कि जो C ट्रिपल बॉन्ड C है उनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ पे बन रहा है? इस कार्बन पे बन रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्टली C डबल बॉन्ड O लगा दीजिए और ट्रिपल बॉन्ड को हटा के CH2CH3 लगा दीजिए। ये आप ट्रिक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ डाइफेनिल मीथेन, ये दिया हुआ है। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन अपन कहाँ से रिप्लेस करेंगे? यहाँ से रिप्लेस करेंगे। तो इनिशियली जो होगा वो क्या बनेगा? इन सबको अपन पीएच मान लेते हैं, ये पीएच है, तो यहाँ पर पीएच CH Cl1 और यहाँ पर ये भी पीएच ही होगा, ठीक है। इसके अलावा अब क्या होगा? अब यहाँ वाले जो हाइड्रोजन है ये केमिकली डिफरेंट है, तो इन तीनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करेंगे। तो इसके अलावा जो कंपाउंड्स बनेंगे वो देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस हाइड्रोजन को रिमूव किया तो यहाँ पर क्लोरीन बनेगा, ये क्या है? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, फिर मेटा सब्स्टिट्यूटेड है और ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड है। आप किसी भी बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, दोनों ही केस में अपने को सेम स्ट्रक्चर मिलता। तो यहाँ पर पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है वो 3 ही है और एक ये 4 है। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 4। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल इन पोलर मीडियम। यहाँ पर ये नोट करने वाली चीज़ है, पोलर मीडियम से मतलब क्या है कि आपके पास लेट्स से H2O है, तो H2O में क्या करेंगे? तो यहाँ पर अपने पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाएंगे क्या होगा? साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। तो यहाँ पर साइज बढ़ते हुए तो क्या होता है? स्टेबिलिटी, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो बिग साइज एटम पे ज़्यादा स्टेबलाइज, दैट मीन्स
बिग साइज एटम पे ही डिस्पर्स हो जाता है, बट जो स्मॉल साइज एटम पे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, उसकी वजह से H2O मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इसके चारों तरफ काफ़ी अट्रैक्शन शो करेंगे, और अट्रैक्शन शो करने की वजह से इसका जो हाइड्रेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा कि यहाँ पर 3-4 लेयर अपने पास कम से कम H2O मॉलिक्यूल्स की इसके चारों तरफ बन जाएगी। अब यहाँ पर जो आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज था वो तो आयोडीन पे खुद पे ही ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, तो ये ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं कर पाएगा H2O के मॉलिक्यूल्स को, और बिग साइज होने की वजह से भी यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल्स थोड़े कम ही इसको ऑक्यूपाई करेंगे या कवर करेंगे, आप ऐसा समझ लीजिए। तो क्या होगा, यहाँ पर लेस हाइड्रेशन होने की वजह से I माइनस जो होगा सॉल्यूशन में इजीली किसी दूसरे कंपाउंड पे, लेट से हमारे पास क्या है एल्काइल हैलाइड है, उस पर अटैक कर सकता है। यहाँ पर फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन H2O मॉलिक्यूल से सराउंडेड हो गया, तो यहाँ पर इसकी किसी भी RCl मॉलिक्यूल पे अटैक करने की जो है टेंडेंसी वो डिफिकल्ट होगी। तो यहाँ पर जब भी पोलर प्रोटिक मीडियम लाइक वाटर हम ले लेते हैं तब क्या होता है, जब हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। जो जितना बड़ा साइज का एलिमेंट होगा उसका सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, फिर Br माइनस की, फिर क्लोरीन की, फिर F माइनस की। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट 45, which one of the following undergoes reaction with 50% sodium hydroxide solution to give the corresponding alcohol and salt of an acid। तो यहाँ पर आप देखिए फिनॉल की आप रिएक्शन कराएं किसके साथ, NaOH के साथ, तो ये क्या हो जाएगी, ये सिंपल एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। क्या बन जाएगा यहाँ पर PHO माइनस Na+, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ब्यूटेनॉल यदि आप रिएक्शन कराएं NaOH के साथ में, तो एल्कोहल क्या होते हैं, NaOH के साथ में रिएक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते, जैसे ROH है, ROH NaOH के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, RO माइनस Na+ प्लस H2O। अब यहाँ पर देखिए वाटर जो होता है वो एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। बेंजोइक एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो भी एसिड बेस्ड रिएक्शन ही होगी, तो हमने सिंपली क्या बन जाएगा, यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्या होता है, PHCHO। PHCHO पे क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई भी अल्फा H नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, सो कैनिजारो इज पॉसिबल। कैनिजारो में क्या होता है, कैनिजारो एक रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन है, जो भी एल्डिहाइड है उसी का ऑक्सीडेशन होता है और उसी का रिडक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, PHCOO माइनस Na+ सॉल्ट, और इसी का आप रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, PHCH2OH। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर पूछा गया था कि किसके साथ यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को दे तो कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल भी बने और सॉल्ट ऑफ NaCl भी बने। तो यहाँ पर इसी के कोरस्पॉन्डिंग अपने को, जहाँ पर बेंजल्डिहाइड था यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पर बेंजोइक एसिड सॉल्ट का भी फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसकी जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म आप देख लीजिए कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। कैनिजारो रिएक्शन में इनिशियली क्या होता है, PHCHO हमारे पास दिया हुआ है, अब हमारे पास OH माइनस है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, डायरेक्टली, यहाँ पर कोई अल्फा H तो है नहीं तो एसिडिक H की तरह लेके नहीं जाएगा, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव नीचे आ जाएगा, PHC यहाँ पर O माइनस है, ये OH। ठीक है, अब हमारे पास जब ये O माइनस वापस बैक होगा और डबल बॉन्ड O बनाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल PHCHO का जो है, ये जो हाइड्राइड है ये रिमूव हो जाएगा इजीली, और कहाँ अटैक करेगा, ये इस पर अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन बैक आ जाएगा। तो इस तरह से जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, PH था, C डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर OH तो था ही। इसमें क्या होगा, जो नेक्स्ट है PHC, यहाँ पर H था, यहाँ पर H है, और एक ये O माइनस है, PHCH2O माइनस। तो इन दोनों में अब प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा, या एसिड बेस आप बोल सकते हैं। यहाँ पर बन जाएगा PHCOO माइनस, और ये बन जाएगा PHCH2OH। ठीक है, इस तरह से आप मैकेनिज्म को भी देख सकते हैं, या आपको मैकेनिज्म नहीं याद रखनी हो तो आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देगा तो उसका आप एक बार ऑक्सीडेशन कर दें, ऑक्सीडेशन करके एसिड बना ले, और एक बार उसका रिडक्शन कर दें और अल्कोहल बना ले, वही दोनों प्रोडक्ट आपका आंसर्स होंगे। ठीक है, अब हम टेस्ट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही दिया हुआ है CH3Br।
अब जो CH3 Br है इसके साथ किसके साथ K प्लस Cn माइनस इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पर ये SN2 रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी यानी ये Cn माइनस यहाँ पर अटैक करेगा और Br रिमूव हो जाएगा। इससे हमारे पास जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH2। तो अपने को पूछा गया था कि ये इंटरमीडिएट में जो A बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये एमाइन है। इसका नॉमेनक्लेचर करें तो 1 और 2, ये क्या है, इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल इसका IUPAC नेम है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D। नेक्स्ट, करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे करेक्ट IUPAC देखना है। यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो मिनिमम नंबर कहाँ पे मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। नंबरिंग यहाँ से कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब 7 पे क्या है, इथाइल है, और 5 6 4 पे और 2 पे मिथाइल है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए 7 पे इथाइल, फिर आप लिखिए 2 4 5 6 4 है टेट्रा मिथाइल, ठीक है। अब हमारे पास कितने मेंबर्ड है, ये 10 मेंबर्ड है, दैट मीन्स डेक। अब डेक मल्टीपल डबल बॉन्ड्स है तो यहाँ पर वर्ड रूट में ए भी ऐड कर देंगे, डेका। तो 1 पे है और 8 पे, 1 8 डाई, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार है इसलिए डाई वर्ड यूज़ करें, डाई ई। तो इस तरह से अपना कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर देखिए 7 इथाइल 2 4 5 6 टेट्रा मिथाइल डेका 1 8 डाई। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इन क्लीमेंशन रिडक्शन द कैटलिस्ट यूज्ड इज। क्लीमेंशन रिडक्शन क्या होता है, हमने पास क्लीमेंशन रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है, एल्केन में। और क्लीमेंशन रिडक्शन के लिए अपन यूज़ करते हैं जिंक अमलगम विद HCl, और ये क्या होता है, क्लीमेंशन। ऐसे ही वॉल्व किसने रिडक्शन भी सेम ही मेथड में यूज़ होता है, उसमें क्या यूज़ होता है, रिएजेंट हाइड्रोजन विद कोई भी बेस C2H5O-। ये क्या होता है, वॉल्व किस्नर रिडक्शन। आपको ये रिएजेंट्स याद ही रखने हैं। तो यहाँ पर अपना जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन 10 है, द फंक्शनल ग्रुप विच इज फॉर्म्ड व्हेन फिनॉल इज मेड टू रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास जो फिनॉल है, फिनॉल के आपने किसके साथ में रिएक्शन कराई, क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन कराई, CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा ये OHCHO। ऑर्थो और पैरा दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे, पर जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है, ये मेजर प्रोडक्ट है। ये जो रिएक्शन है इसका नाम क्या होता है, राइमर टीमान रिएक्शन, राइमर टीमान रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड हो रहा है, CHO फंक्शनल ग्रुप ऐड हो रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। अब यदि राइमर टीमान रिएक्शन के आपको मैकेनिज्म पता करनी है तो इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ लेते हैं अपन। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर नॉर्मली अपने पास पैरा मेजर होता है, पर यहाँ पर ऑर्थो ही मेजर क्यों है, इसका भी आपको रीजन पता लग जाएगा। यहाँ पर आप मैकेनिज्म देखिए, इनिशियली क्या दिया हुआ है कि क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH से हमारे पास क्या बनेगा वो देखते हैं। तो इनिशियली आप क्या देखिए, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का हमने ये स्ट्रक्चर ले लिया, अब यहाँ पर बेस ले लिया OH माइनस। OH माइनस क्या करेगा, H प्लस को ले लेगा और यहाँ पर ये इसको इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे जाएगा। तो कार्बन पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है तो उसको हटाने के लिए ये Cl माइनस रिमूव हो जाएगा। अब Cl माइनस रिमूव होगा तो कार्बन पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर रह जाएगा एक लोन पेयर का, ठीक है। ये क्या है, कार्बिन है, डाइक्लोरो कार्बिन। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पे OH पे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर OH जो फिनॉल अपने पास दिया हुआ है ये NaOH के प्रेजेंस में क्या करेगा, यहाँ पर बन जाएगा ये इनिशियली O माइनस। अब जो O माइनस है वो क्या है, एक प्लस I और प्लस M ग्रुप है। अब प्लस I और प्लस M की भी देखें तो ऑर्थो पे भी उतना ही लगेगा और पैरा पे भी उतना ही लगेगा, बट प्लस I इफेक्ट की वजह से जो होगा ऑर्थो पे प्लस I ज़्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने की, जो डाइक्लोरोकार्बन के अटैक करने की टेंडेंसी कहाँ पे होगी, ऑर्थो पोजीशन भी ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पर ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है। तो यहाँ पर ये अटैक, ये O माइनस नीचे आएगा
यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव आएगा और ये कार्बन अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हमारे पास में ये बन जाएगा इस तरह से C डबल बॉन्ड O। हमारे पास यहाँ पर न्यूट्रल था, जैसे इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज बन गया और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब ये नेगेटिव जो चार्ज होगा ये क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा, इस H प्लस को लेगा। अब H प्लस ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, बाकी वापिस एरोमेटाइजेशन के लिए यूज़ करेगा। एरोमेटाइजेशन होगा तो ये इस तरह से आगे एरो बढ़ जाएगा। तो फाइनल जो अपने पास बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा। यहाँ पर एरोमेटिक रिंग बन गई, यहाँ पे O माइनस बन गया और ये क्या हो जाएगा CH Cl और Cl। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास NaOH तो था ही, NaOH से वापस SN2 रिएक्शन होगी क्योंकि हैलाइड दिया हुआ है। तो हैलाइड दिया हुआ है तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये बन गया O माइनस, यहाँ पर CH, यहाँ पर एक कार्बन रिलीज OH और Cl। अब ये जो O माइनस है ये क्या अटैक करेगा, H को लेके जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बैक आएगा और फिर क्लोरीन भी रिमूव हो जाएगा। इस तरह से अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा वो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा कि हमारे पास O माइनस को H मिल गया यानी OH आ गया, Cl भी रिमूव गया तो CH डबल बॉन्ड O। तो फाइनल प्रोडक्ट अपने पास ये बन गया जो कि मेजर प्रोडक्ट है। तो इस तरह से अपन मैकेनिज्म को भी समझ सकते हैं रायमैट-ईमान रिएक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11, द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड है क्या होता है, Ag2। तो हमारे पास ये इथाइल ब्रोमाइड है, इसके आप किसके साथ रिएक्शन कराए थे, Ag2O के साथ। तो यहाँ पर AgOAg, फिर Br इसके साथ में। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो AgBr और AgBr रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 मोल AgBr के रिमूव हो गए तो क्या बन जाएगा, EtOEt। ये है डाईइथाइल ईथर। यदि यहाँ पर ड्राई वर्ड नहीं यूज होता, यहाँ पर यूज होता मोइस्ट Ag2O। यदि यहाँ पर मोइस्ट Ag2O वर्ड यूज होता तो रिएक्शन टोटली डिफरेंट होती। Ag2O क्या करता, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, AgOH। AgOH क्या करते, हमारे पास AtBr जो है वहाँ पर Ag प्लस OH माइनस है, तो ये क्या Ag प्लस Br को रिमूव कर लेता और AgBr रिमूव होता है और डायरेक्ट क्या बन जाता है मॉलिक्यूल EtOH यानी इथाइल अल्कोहल। तो ये आपको याद रखना है कि यदि ड्राई वर्ड यूज़ किया हुआ है तो ईथर प्रोडक्ट बनेगा और यदि मॉइस्ट वर्ड यूज हुआ है तो हमारे पास अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आंसर हो जाएगा बी, डाईइथाइल ईथर। यहाँ पे दोनों ग्रुप है, डाईइथाइल ईथर इसको बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, इफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ टोलुइन एंड नाइट्रोबेंजीन आर गिवन देन पैरा नाइट्रोटोलुइन का डाइपोल मोमेंट अपने को पता करना है। टोलुइन का देखिए, टोलुइन क्या होता है, हमारे पास टोलुइन है ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर CH3, ठीक है। और नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन है ये वाला मॉलिक्यूल। फिर पैरा नाइट्रोटोलुइन क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पैरा नाइट्रोटोलुइन, ठीक है। अब इन पर आप डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शंस को देखिए। अब हमारे पास ये कार्बन क्या है, sp2 है, ये sp3, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, sp2 कार्बन की sp3 कार्बन से ज़्यादा होती है। तो बॉन्ड रोटेशन किधर होगा, इस तरफ बॉन्ड मोमेंट। इसी तरह से NO2 में देखें तो बॉन्ड मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस तरफ होगा। इनमें इन बॉन्ड मोमेंट्स की वजह से बॉन्ड होगा। तो पैराटोलुइन का यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0.43, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3.93। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बॉन्ड मोमेंट क्या है, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर ये बॉन्ड मोमेंट भी इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में होने की वजह से एडिटिव हो जाएंगे। एडिटिव यानी दोनों को आप ऐड करेंगे तो अपने पास इसका डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो इन दोनों डाइपोल मोमेंट का एडिशन होगा, 0.43 प्लस 3.93 विच इज़ 4.36 डिवाइड, ठीक है। सेम डायरेक्शन की होने की वजह से ये एडिटिव हो गया, यहाँ ऐड कर दिया आपने। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा पैरानाइट्रोटोलुइन का जो डाइपोल मोमेंट है वो होगा 4.36 डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथेनोइक एसिड इज हीटेड विद कंसंट्रेट H2SO4 टू फॉर्म। मिथेनोइक एसिड क्या होता है,
COOH, ठीक है। इसके आप कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में यदि रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, कंसनट्रेट H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट से क्या मतलब है कि ये रिमूव करता है H2O मॉलिक्यूल को, तो H2O मॉलिक्यूल यदि रिमूव होते हैं यहाँ पर OH और ये H रिमूव हो जाता है तो क्या बन जाएगा CO, यानी ये CO प्लस H2O का फॉर्मेशन करेंगे। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। मिथेनोइक एसिड को जैसे आप हीट करेंगे कंसनट्रेट H2SO4 में तो हमारे पास CO एज ए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज व्हेन ट्रीटेड विद कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड फॉर्म्स। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला बना लीजिए। सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है वो देखिए, यहाँ पे क्या होगा CHO OH, यहाँ पे एक बार, फिर यहाँ पर, फिर 2 OH एक साथ, फिर नीचे CH2OH, बाकी जगह आप HH को लगा दीजिए। ये हमारे पास कौन सा फॉर्म है, यहाँ पर OH इस डायरेक्शन में, इसलिए इसको हम बोलेंगे डी ग्लूकोज। जैसे ही आप इसकी किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, कंसनट्रेट HNO3 के साथ। कंसनट्रेट HNO3 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा, इस CHO ग्रुप को और इस CH2OH ग्रुप को दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या कन्वर्ट कर देगा COOH में। COOH में कन्वर्ट कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये COOH बन गया, बाकी जगह यहाँ पर OH, ये OH, ये OH और यहाँ पर ये COOH। तो दोनों ये ग्रुप जो है टर्मिनल ग्रुप COOH बन जाएंगे तो ये डी ग्लूकोज से क्या नाम हो जाएगा इसका, ग्लूकेरिक एसिड। डी ग्लूकेरिक, ये एरिक एसिड मेनली यूज होगा तो ग्लूकेरिक एसिड बोलते हैं। और इसी का जो एक नाम है वो क्या है, सैकेरिक एसिड। इसको हम सैकेरिक एसिड भी बोलते हैं। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है सैकेरिक एसिड। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में पूछा गया है कि C5H10O इज ए कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर दिस मोलिकुलर फॉर्मूला। तो हमारे पास यहाँ पर C5H10O का सबसे पहले आप डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या DB डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं तो वो आता है 1। दैट मीन्स या तो एक एल्डिहाइड है या एक कीटोन है। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 कार्बन के आप बना लीजिए एल्डिहाइड। तो 5 कार्बन का आप 1 2 3 4 5 5 कार्बन का बन गया। अब इस जो 4 कार्बन है इसकी पेरेंट चेन के या चेन आइसोमर्स बनाने, तो 4 कार्बन को अपन 3 कार्बन बना देते हैं। 3 कार्बन में सबसे पहले मिथाइल यहाँ पे लगा देंगे। आपको हमेशा इसी तरह से करना है, जब भी 4 कार्बन आ जाए। अब स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए मिथाइल की पोजीशन चेंज कर दी, ये CHO इसके साथ जुड़ गया, फिर ये टर्सरी ब्यूटाइल हो गया। ये 4 ही पॉसिबिलिटी हमेशा बनेगी जब भी आपको ये 4 ग्रुप वाला पॉसिबल मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा कोई एल्डिहाइड नहीं बनेगा। आप कीटोन देख लेते हैं। कीटोन में आप क्या करें, 5 कार्बन है, 5 कार्बन में आपने कीटोन एक बार यहाँ लगा दिया। अब यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन की पेरेंट चेन बदल सकते हैं, तो ये आइजो बन गया, इस तरह से कीटोन बन गया, ठीक है। अब 3 और 1 था तो यहाँ पर कीटोन के दोनों तरफ 2-2 लगा दीजिए, तब भी 5 ही कार्बन रहेंगे। तो ये भी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है। इसके अलावा कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछा गया है, ना कि स्टीरियो। तो स्टीरियो नहीं है तो यहाँ पर अपने पास जैसे ये कायरल कार्बन हो रहा है तो इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे, ओनली स्ट्रक्चरल कंसिडर करेंगे। तो सबसे यहाँ से भी 1 1 1 सब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ही अपने को काउंट करने। तो ये टोटल कितने स्ट्रक्चर है, 7। तो हमारा जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 7। तो हमारा आंसर है डी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस क्लोरीन विल एक्ट एज बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पर बेस्ट लिविंग ग्रुप के लिए आपको क्या देखना है, आपको सिंपली लिविंग ग्रुप ये इजीली लीव करे वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के, कि जो भी कार्बोकैटायन बनाए। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन बनाएंगे आप क्या, जिसको रिमूव करके CH3+, यहाँ पर ये वाला, फिर यहाँ पर ये वाला और यहाँ पर ये वाला। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है टर्सरी यहाँ पर, ठीक है। ये कौन सा है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है और यहाँ पर मिथाइल कार्बोकैटायन सिंपली था। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन की वजह से ये क्लोरीन इजीली लीव करेगा, यानी बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी PHMgBr रिएक्ट्स विद CH3OH, फिर मिथेनॉल के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, हमारे पास जब भी PHMgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी एसिडिक एच कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या होगी,
ये बेस है, ये एसिडिक H है, यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगी और क्या बन जाएगा PHH, और हमारे पास Mg के साथ क्या रख जाएगा OCH3 और Br, तो ये क्या है बेंजीन। तो अपने पास यहाँ पर कहाँ पे दिया हुआ है कि मिक्सचर ऑफ बेंजीन प्लस MgOMe Br, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 42 में हमारे पास देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, अपने को देखना है। यहाँ पर देखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, एंड बॉइलिंग पॉइंट तो पहला देख लेते हैं। तो हमारे पास जैसे जैसे इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे तो क्या होगा स्टेबिलिटी, यहाँ पर जो होगा सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जो होंगे वो बढ़ेंगे, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है। या इसके बाद में पूछा गया है कि इंक्रीज इन ब्रांचिंग, तो जैसे जैसे एल्केन्स में ब्रांचिंग बढ़ती है, जैसे एक ये है एल्केन और एक हमारे पास ये है, ठीक है, तो इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है ब्रांच्ड एल्केन की ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट के केस में आपको जो मेजर फैक्टर जो देखना है वो क्या देखना है स्टेबिलिटी देखनी है। यदि स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। पर मेल्टिंग पॉइंट में आपको एडिशनली स्टेबिलिटी भी वहाँ पर चेक करनी पड़ेगी। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड देख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। सही बात है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे सरफेस एरिया बढ़ेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। विद डिक्रीज इन ब्रांचिंग, सही बात है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज जो होंगे वो डिक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। बट न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ब्रांच्ड एल्केन की, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज करेगा। यहाँ पर डोमिनेंट फैक्टर जो हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट में वो स्टेबिलिटी होगा और बॉइलिंग पॉइंट में इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी अपने पास ट्रू है। थर्ड देखते हैं, साइक्लोएल्केन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन नॉर्मल एल्केन विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। यदि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम दिए गए तब साइक्लोएल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों? बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो साइक्लोएल्केन्स का ज़्यादा होता है, क्योंकि साइक्लोएल्केन्स में क्या होता है दे हैव लार्ज लंडन डिस्पर्जन फोर्स ड्यू टू रिंग शेप अलाउज फॉर ए लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट मीन्स मोर सरफेस एरिया। यहाँ पर सरफेस एरिया जो होता है कॉन्टैक्ट का वो ज़्यादा होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट साइक्लोएल्केन का एल्केन से ज़्यादा होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। फोर्थ स्टेटमेंट है एल्कीन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन्स, ये भी हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। यदि आप बॉइलिंग पॉइंट यदि देखें तो किसका ज़्यादा होता है एल्कीन का एल्केन से ज़्यादा होता है। क्यों? एल्कीन में हमारे पास वीकली बॉन्डेड पाई बॉन्ड है, वीकली बॉन्डेड पाई बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। यदि अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीज करेंगे तो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा सिंपली। तो बॉइलिंग पॉइंट एल्कीन का ज़्यादा होता है ना कि एल्केन का, तो यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट भी फॉल्स है। यहाँ पर अपने को पूछा गया था कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन से, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरह से आज हमने कौन कौन से पेपर कंक्लूड कर लिए, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है।